हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत ही क्लियर और अच्छी तरीके से आना ज़रूरी है। चलिए इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। India is an agriculturally important country. Two-thirds of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, कृषि की यहाँ पर प्रधानता है और लगभग यहाँ की जो भी पॉपुलेशन है उसकी 2/3 यानी कह सकते हैं लगभग 66-67% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या इंगेज्ड है। एग्रीकल्चर जो है यहाँ की प्राथमिक क्रिया है, यहाँ की मुख्य क्रिया है और यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो लोग ज़्यादातर फूड को प्रोड्यूस करते हैं और जिसको वो कंज्यूम करते हैं। कह रहे हैं फूड ग्रेन्स के अलावा भी जो हैं यहाँ के पीपल्स जो हैं रॉ मटेरियल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको वो डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। क्या आप उन कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम बता सकते हैं जो कि एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर बेस्ड होती हैं। अगर कोई है आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका जो है रिप्लाई ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी मात्रा में होता ही है, इसके साथ साथ रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी हम करते हैं जो कि हम इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा जिनको हम फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग की तरफ, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, technological know-how and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. At present, in different parts of India, the following farming systems are practiced. ये हमें बता रहे हैं पूरा, इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने हमें बताया है कि जो एग्रीकल्चर जो है ये इंडिया में एक बहुत ही पुरानी क्या परंपरागत आर्थिक गतिविधि है हमारे देश के अंदर, और इसे हम जो है सैकड़ों सालों से जो है यूज़ करते आ रहे हैं। और इसमें जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो भी चेंज हुए हैं सिग्निफिकेंटली, जो कि डिपेंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा कि जो हम कल्टीवेशन के जो मेथड यूज़ करते हैं, जो खेती करने के हम तरीके यूज़ करते हैं, इनमें भी हमने जो है समय के हिसाब से जो हमें ज़रूरत हुई उनके ज़रूरतों के हिसाब से हमने इनको चेंज किया। और ये जो चेंजेस हुए ये हमारा जो वातावरण है, हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसकी जो ख़ास बातें हैं, उसके जो फीचर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, टेक्नोलॉजिकल हमारे पास जो ज्ञान है, कितना हम उसको जानते हैं, कितना उसको हम यूज़ करते हैं, इसके आधार पर भी हमने जो है अपने मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन को चेंज किया है। इसके साथ साथ जो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में जो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी, उनकी खास बातों को ध्यान में रखते हुए भी हमने कल्टीवेशन में मेथड्स में समय समय पर चेंजेस किए हैं। वहीं अगर बात करें फार्मिंग जो है ये वरी करती है सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप में, यानी कि ये सब्सिस्टेंस भी है और ये आपकी कॉमर्शियल भी है। सब्सिस्टेंस का मतलब है अपने जीवन यापन के लिए जो हम खेती करते हैं,
निर्भरता के लिए जिसकी होते हैं, हम बेसिकली जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं उनकी पूर्ति के लिए जो हम खेती करते हैं वो हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आएंगे, और कॉमर्शियल जिनको हमने मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से प्रोड्यूस किया है। एट अ प्रेजेंट अगर हम बात करें इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग सिस्टम जो हैं यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला है हमारे पास प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो ये क्या है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन पॉकेट्स ऑफ इंडिया। कह रहे हैं ये जो फार्मिंग है ये इंडिया के छोटे छोटे पार्ट्स में अभी भी देखने को मिल जाती है, अधिकतर पार्ट्स में, लेकिन छोटे पैमाने पर देखने को मिल जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पिचेस ऑफ लैंड with the help of primitive tools like hoe, dao, digging sticks and family and community labor। ये कह रहे हैं ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये इंडिया के उन स्मॉल पिचेस ऑफ लैंड पर जो है परफॉर्म की जाती हैं, प्रैक्टिस की जाती हैं, जहाँ पर ज़मीन के टुकड़े बहुत कम हैं, जहाँ पे लोगों के पास बहुत कम ज़मीनें हैं, और वो क्या करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि हल, कुदाल, फावड़े, इनका इस्तेमाल करते हैं, और फैमिली या कम्युनिटी लेबर को वो यूज़ कर कर चलते हैं इसमें। तो इसी से वो लोग जो है अपनी खेती बाड़ी वहाँ पर करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। इस तरह की जो खेती बाड़ी होती है ये पूरी तरह से मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसके साथ साथ सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन, उसमें हमने इस बात का भी ध्यान रखना होता है। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये इंडिया के अभी भी बहुत सारे हिस्सों में जो है की जाती है। इस तरह की फार्मिंग के लिए हमें छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा चाहिए होता है, और इसमें हम प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि हल, कुदाल, खुरपी, फावड़े इत्यादि हमें टूल्स चाहिए होते हैं, और इसके साथ साथ हम जो है इसमें अपने फैमिली या कम्युनिटी लेबर को यूज़ करते हैं। इस तरह की फार्मिंग पूरी तरह से डिपेंड करती है मानसून के ऊपर और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के अंदर जो प्राकृतिक रूप से उर्वरकता होती है, ठीक है, उसके ऊपर। इसके साथ साथ जो अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो कि किसी क्रॉप के ग्रो को फेवर करती हैं, सूट करती हैं, इन कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम इस तरह की फार्मिंग को करते हैं। इस फार्मिंग को अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से हम कुछ नाम की जिक्र अब हम करने वाले हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इसका। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कह रहे हैं ये जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा हम इसके भी क्लियर कर लेते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में होता क्या है, जो फार्मर्स होते हैं वो लैंड के किसी स्मॉल पेज को जो है क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, और वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं सीरियल्स को या अदर क्रॉप्स जो उनको चाहिए होती है अपनी लाइफ के लिए, अपने फैमिली को लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इसमें जैसे जैसे फर्टिलिटी सॉइल की जो है डिक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे फार्मर्स जो हैं उस जगह छोड़कर किसी अदर जगह पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर एक फ्रेश पेच ऑफ लैंड को क्लियर कर लेते हैं। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है ये एक तरह से एक ऐसी एग्रीकल्चर है जिसमें लैंड के एक स्मॉल पेज को साफ़ किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। वहाँ पर जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की उसका इस्तेमाल करते हुए वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और जैसे जैसे वो क्रॉप्स को ग्रो करते जाते हैं और उसके ठीक बाद जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती है तो ये फार्मर जो हैं फिर उस जगह से किसी और जगह पर मूव कर जाते हैं, और किसी अदर जगह जाकर ये वहाँ पर फिर से वहाँ की पेचेस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, और वहाँ पर जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको चलाकर फिर से उसको क्रॉप के प्रोडक्शन लायक उस ज़मीन को बना लेते हैं। तो इस तरह की खेती को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कारण इस तरह से जो फार्मर्स शिफ्ट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, इससे जो नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की
वो लगातार रिप्लेनिश होती रहती है और फर्टिलिटी जो है सॉइल की लगातार बनी रहती है। फिर अगर हम आगे आगे बात करें, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही होता है, लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूजेस फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। कह रहे हैं इस तरह की फार्मिंग में जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही लो होती है, क्योंकि फार्मर्स किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करता है और ना ही उसके पास कोई मॉडर्न इनपुट्स होते हैं। इस खेती को, इस एग्रीकल्चर को इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग नेमों से जाना जाता है और इनके हम वन वन कुछ की बात हम कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा स्लैश एंड बर्न, हमने पहले कहा है स्लैश एंड बर्न है। ऐसे ही और भी नाम है, इसको हम बोलते हैं झूमिंग। इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। कह रहे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनमें आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है, इन स्टेट्स में हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर इसको झूम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। वहीं अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में इसको पामलो के नाम से जाना जाता है, पामलू। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में हम इस तरह की एग्रीकल्चर को दीपा के नाम से जानते हैं। और अगर वहीं बात करें हम अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो वहाँ पर भी इसको हम दीपा के नाम से ही जानते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड में इसके और भी कई नाम हैं और इंडिया में भी इसके कई नाम हैं। देखिए हमें दे रखा है इंपॉर्टेंट बॉक्स में झूमिंग के बारे में। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नॉन एज मिल्पा इन मैक्सिको। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है और सेंट्रल अमेरिका में भी इसको मिल्पा कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कोनु को, इसे वेनेजुएला में कहते हैं, वेनेजुएला में इसको कोनु को कहा जाता है। रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, मेसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। यानी कि कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में झूमिंग एग्रीकल्चर को यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिनमें मिल्पा जो है इसको मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है, कोनु को इसे वेनेजुएला में कहा जाता है, रोका इसे ब्राज़ील में कहा जाता है, मेसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। और अगर वहीं हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में भी इसके और नाम भी हैं। हमने भी इसकी बात सिर्फ कितनी ना झूमिंग, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पामलो मणिपुर में, और दीपा हमने बस्तर और छत्तीसगढ़ की हमने बात की थी। इसके अलावा और भी नाम है इसके। तो देखिए वेवर और दहिया इसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है, पोडू और पेंडा इसे आंध्र प्रदेश में कहते हैं, पामादाबी और कोमन और ब्रिंगा इसे उड़ीसा में कहा जाता है, कुमारी इसे वेस्टर्न घाट्स में कहते हैं, वर्ड और वॉल्टा इसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहा जाता है, खिल इसे हिमालयन बेल्ट में कहा जाता है, कुरुबा इसे झारखंड में कहते हैं, और झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। तो कितने सारे नाम हैं इसके। तो एक अच्छा सा इम्पॉर्टेंट सा कह सकते हैं हमारे पास एमसीक्यू टाइप में इसमें क्वेश्चन आ सकता है, हमसे बेसिकली पूछ भी सकते हैं जो पैटर्न है उसके हिसाब से। तो आपको इसके जो अदर नेम्स हैं कि किस स्टेट में या किस कंट्री में इसको किस नाम से जानते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर को या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, तो वो आपको यहाँ पर याद कर रखने होंगे। देखिए आपको दिखा रखा है ऐसे ही स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड को जो क्लियर किया जाता है, झाड़ी झकड़ों को काट कर, पेड़ों को काट कर, फिर उनको में आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको सही से कुदालों से, हलों से जो है जोत कर सही कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर ये नेचुरल तरीके से ही वो लोग खेती बाड़ी करते हैं। हम आगे चलें आगे तो देखें इसमें और भी कुछ है नाम इसके। रिंझा लिव्ड विद हर फैमिली, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। रिंझा लिव्ड विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दीफू इन आसाम। रिंझा अपनी फैमिली के साथ एक स्मॉल विलेज में रहती है जो कि दीफू एक जगह है आसाम में, उसके आउटस्कर्ट पर है। वो इन्जॉय करती है अपनी फैमिली के साथ, हर फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्लियरिंग, स्लैशिंग एंड बर्निंग अ पेच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। She often helps them in irrigating the fields with water running through a bamboo canal from the nearby spring. वो अपनी फैमिली की हेल्प भी करती है इन फील्ड्स को इरिगेट करने में। जो रनिंग वाटर होता है उसको बम्बू कैनल्स के थ्रू वो लेकर आते हैं स्प्रिंग, नियरबाई स्प्रिंग से। शी लव्स द सराउंडिंग, और वो अपने आसपास के वातावरण को बहुत इंजॉय करती है, पसंद करती है।
वॉन्ट टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज शी कैन। वो चाहती है वहाँ पर लंबे समय तक रुकना। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लेकिन इस गर्ल को जो सॉइल की जो लगातार फर्टिलिटी है उसमें जो डिक्लाइन आ रहा है उसके बारे में से नहीं पता है, और उसकी फैमिली जो है किसी एक नए फ्रेश पेच ऑफ लैंड की सर्च में नेक्स्ट सीजन में जाने वाली है। तो ऐसा ही बेसिकली जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। अब हमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू हमें पूछा है। कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजाज फैमिली इज इंगेज्ड इन। क्या आप उस टाइप ऑफ फार्मिंग का नाम बता सकते हैं जिसमें रिंजा की फैमिली इंगेज्ड है। कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। क्या आप उन कुछ क्रॉप्स के नाम बता सकते हैं जो कि इस तरह की फार्मिंग में प्रोड्यूस होती हैं। तो ये आपके पास 2 और क्वेश्चंस हैं, आप इनके जो है फटाफट क्वेश्चंस के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए अगर आपको पता है तो ये तो था हमारे पास प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की हम बात कर रहे थे। अब जो एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने लिया है नेम इसमें वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इस तरह की जो फार्मिंग है ये बेसिकली उन एरियाज में की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन का हाई प्रेशर है लैंड के ऊपर। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं ऐसे एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड कम है क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, उस एरिया में इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है परफॉर्म की जाती हैं। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, इसमें लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यहाँ पर बायोकेमिकल इनपुट्स को बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है और इरिगेशन यहाँ पर अच्छी तरह से होता है जिससे वो हाई से हाई प्रोडक्शन कर सके, हाई से हाई प्रोडक्शन को ऑब्टेन कर सके। अब ये है क्या चीज़, देखो इस फार्मिंग में और जो हमने इससे पहले पढ़ा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली एक स्मॉल पेच ऑफ लैंड को क्लियर कर कर की जाती थी जहाँ पर जो ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, मेथड्स थी, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल होता था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ये भी हो तो एक स्मॉल पेचेस ऑफ लैंड पर ही रही है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो मॉडर्न यूज़ हो रहे हैं। लेबर यहाँ पर भी यूज़ हो रही है, लेबर वहाँ पर भी यूज़ हो रही थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपके ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ हो रहे थे कल्टीवेशन करने के, यहाँ पर मॉडर्न मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर कोई बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ नहीं हो रहा था। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नेचुरल कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर ये फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर कोई बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। वहाँ पर प्रोडक्शन लो होता था, यहाँ पर प्रोडक्शन लो नहीं, यहाँ प्रोडक्शन हाई हो रहा है। यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बायोकेमिकल इनपुट्स को लगातार यूज़ कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। ये डिफरेंस है दोनों में। ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यूज़ होती है। दो, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. क्योंकि हमें पता है जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब उत्तराधिकार की हम बात करते हैं। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पूर्वजों में, जैसे हमारे मान लीजिए हमारे दादाजी लोग 4 भाई हैं। हमारे दादाजी के जैसे हम कह सकते हैं हमारे परदादा जी के पास 10 एकड़ ज़मीन थी, उनके 4 बेटे थे, यानी कि हमारे दादा लोग 4 भाई थे। उनमें जो ज़मीन बटी 2.5 एकड़ बढ़कर आज की है हमारे पास।
फिर मान लीजिए हमारे दादाजी के 2 बेटे, तो उनके पास ये ज़मीन बटी 2 हिस्सों में, लगभग सवा एकड़। अब मान लीजिए उनके भी 3 बच्चे हैं। तो क्या है, ऐसे जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो उत्तराधिकार का जो अधिकार है, इसमें क्या होता है, पिता से उसके बेटे पर संपत्ति जो है हस्तांतरित होती चली जाती है, ट्रांसफ़र होती चली जाती है। तो इससे क्या होता है, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो उनके बच्चों में बराबर बढ़ती हुई नीचे जाती है, जिससे शुरुआत में तो प्रॉपर्टी बहुत होती है, संपत्ति बहुत होती है, लेकिन जब वो धीरे नीचे बढ़ते हुए आती है तो इससे क्या होता है, जो नीचे वाली जनरेशन्स जो होती हैं उनके पास वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी उतनी नहीं बचती है, जिससे कि वो सफिशेंट लैंड होल्डिंग साइज को अपने पास रख सकें और प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन कर सकें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। तो इससे क्या होता है, जो डिवीज़न ऑफ लैंड होता है सक्सेसिव जनरेशन्स में, तो उससे जो लैंड होल्डिंग साइज हो जाते हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं और वहाँ पर खेती करना बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम आउटपुट वहाँ से अचीव करना लिमिटेड लैंड से बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए वहाँ पर हमें जो मैक्सिमम जो सोर्स होते हैं, ये जो तरीके होते हैं जिनसे हम प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सकें, हमें उनको अपनाना होता है। और इसके साथ साथ उस वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसके ऊपर इनॉर्मस प्रेशर होता है इस पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए फूड को अवेलेबल कराना। तो ये जो इंटेंसिव टेक्निक्स की जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग थी उसमें ये दिक्कतें बहुत थी। तो उसके बाद हमारे पास जो इसमें तीसरा टाइप ऑफ फार्मिंग आया है वो आया है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब ये कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, ज़रा हम इसके बारे में भी समझ। देखो अब तक हम 2 पढ़ चुके हैं। पहले थी हमारे पास प्रिमिटिव फार्मिंग, दूसरी हमारे पास थी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और थर्ड हमारे पास इसमें अब है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब ये कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, अगर हम ध्यान से समझें तो ये है क्या चीज़। कॉमर्शियल का मतलब होता है, अगर हम साधारण शब्दों में लेके चलें, कॉमर्शियल का मतलब है कि कोई भी क्रॉप या फार्मिंग जो हमने प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से की है, यानी कि हमने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया है उसको हमने मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से उसको अगर हमने प्रोड्यूस किया है तो वो हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग का जो है हिस्सा माना जाता है। चलिए हम इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं ये इसके बारे में। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। एग्जाम्पल के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. तो देखिए क्या बता रहे हैं हमें, वो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कॉमर्शियल फार्मिंग की वो सिर्फ इतने ही है कि इसमें हम हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करते हैं। हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, अच्छी क्वालिटी के अच्छी उन्नता वाले सीड्स जो बीज होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। किस हद तक एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन है वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया में, रीजन टू रीजन में। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हरियाणा और पंजाब का। हरियाणा और पंजाब में राइस की जो खेती होती है वो कॉमर्शियल पर्पज़ से होती है, क्योंकि वहाँ पर उसका कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ के लोग ज़्यादा इसको प्रोड्यूस जो करते हैं वो मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से ही करते हैं। जबकि अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है राइस का प्रोडक्शन जो होता है एक सबसिस्टेंस क्रॉप के रूप में होता है, क्योंकि उनके लिए ये उनके खाने का आधार है, उनका मुख्य भोजन है, और वहाँ पर ये इसको सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। अगर हम देखें आगे चलकर, देखिए प्लांटेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्लांटेशन जो है ये भी कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही आता है ये। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। कह रहे हैं प्लांटेशन फार्मिंग में
एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया में जो है ग्रो किया जाता है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो प्लांटेशन जो होता है इसके पास एक इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। प्लांटेशंस कवर करते हैं लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स को और यूज़ करते हैं कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स को विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। कह रहे हैं जो प्लांटेशन है इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का आपस में बहुत बड़ा इंटरफेस होता है। प्लांटेशन एक बहुत बड़े लैंड ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स को जो है कवर करके चलते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर मशीन्स और पूंजी का इस्तेमाल होता है, और पूंजी मतलब पैसे का इस्तेमाल होता है और मशीनों का इस्तेमाल होता है, और इसमें बड़े पैमाने पर जो है माइग्रेंट लेबर्स भी यूज़ की जाती हैं। माइग्रेंट लेबर यानी कि दूसरे स्टेट्स दूसरे एरिया से जो लेबर आ रहा होती है उनको बड़े पैमाने पर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। और प्लांटेशन में जितना भी प्रोडक्शन होता है, प्लांटेशन फार्मिंग में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा एज अ रॉ मटेरियल रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में सेंड कर दिया जाता है या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करें इंडिया में कौन कौन सी जो है प्लांटेशन क्रॉप्स हैं या प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर आते हैं, तो उसमें हमारे पास हैं इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। ये इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ये वो हैं। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। अगर हम टी की बात करें तो आसाम और जो नॉर्थ बंगाल है यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर प्लांटेशन क्रॉप के रूप में ग्रो की जाती है। और अगर वहीं हम बात करें कॉफ़ी की तो कॉफ़ी का जो ग्रो है बड़े पैमाने पर प्लांटेशन क्रॉप के रूप में वो कर्नाटका में होता है। ऐसे ही हम और बात करें, सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, क्योंकि ये प्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ मार्केट के लिए होता है। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation। अब क्योंकि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये पूरी तरह से मार्केट के लिए होती है, इसलिए इसके सक्सेस होने के लिए हमें एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का, जो कि कनेक्ट करके रखें प्लांटेशन एरियाज़ को, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को और मार्केट्स को, जिससे कि जो प्लांटेशन फार्मिंग है उसका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए ये प्लांटेशन फार्मिंग में आपको दिखा रखा है बनाना प्लांटेशन इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही आपके पास देखिए बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट। बैम्बू आपको पता ही होगा बांस के लिए कहा जाता है, तो ये सब उसके अंदर आते हैं। तो फिलहाल अभी की क्लास में हमारे पास सिर्फ इतना ही हम पढ़ रहे हैं। आपको काफ़ी कुछ इससे क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपके नॉलेज के लिए भी ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।